Hello everyone, welcome back to Geeks to Geeks. So we are in the day 2 of our ML workshop, and in the previous workshop we had discussed about print statement, we had discussed about variables in Python, and we discussed about loads of basic things. So in this session we need to cover while loops, if and else conditions, and for loops. Like we'll be covering conditional programming, and then we'll be continuing with the while loop and for loop. So before starting it, I just want to know if I'm audible to you and if my screen is visible. Do let me know in the comments if I'm visible and if my screen is visible to you. Do let me know in the comments if I'm audible and if my screen is visible to you. Guys, let me know if I'm audible and if my screen is visible to you. Am I audible? Is my screen visible to you? Okay, great. So let's start with the session. So as I have told you, in this session we'll be covering conditional programming and then we'll be continuing with loops. So I'm just switching to the Google Collaboratory again where we need to write our codes. So let's start with if and else programming. So the very first thing is if and else here. इफ एंड एल्स को ही हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोग्रामिंग. मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी आपको एक कंडीशन दे देंगे, ठीक है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई, मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू हुई, इन दैट केस जो भी आप उसके अंदर टास्क असाइन करोगे वो टास्क कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको कोई कंडीशन दे दी, फाइन, सो यू नीड टू चेक इफ द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको क्या करना है, जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उन स्टेटमेंट्स को आप एग्जीक्यूट कर दोगे. अगर ये फॉल्स है तो आपको उनसे डायरेक्टली बाहर आ जाना है, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना है इस केस में. अगर कंडीशंस ट्रू हैं तो आप स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करोगे, अगर कंडीशंस फॉल्स हैं तो आप स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करोगे. फाइन. सो अब ये मतलब कंडीशंस हम कैसे लगाते हैं और इसमें स्टेटमेंट्स हम कैसे लिखते हैं, राइट. सो से मेरे पास ये दो बॉक्सेस हैं यहाँ पे, दिस इज बॉक्स ए एंड दिस इज बॉक्स बी. इसके अंदर से 3 पेन है और इसके अंदर से वी हैव 2 पेन्स हियर, राइट. तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक ए बॉक्स है, एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर 3 पेन्स है एंड एक बॉक्स है बी जिसके अंदर 2 पेन है, ठीक है. अब मैंने आपको बोला कि इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, मैंने क्या बोला, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो उस केस में आपको ए प्रिंट करना है, अदरवाइज यू हैव टू प्रिंट बी. ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर, दैट इज इफ ए इज ग्रेटर देन बी. तो अब ये ए ग्रेटर देन बी क्या है, दिस इज योर कंडीशन, राइट, जो हमने डिस्कस किया था, जो हमें चेक करना है. सो दिस इज योर कंडीशन इफ ए इज ग्रेटर देन बी. फाइन. सो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, इन दिस केस यू नीड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, इस केस में मैं बोल रही हूँ मेरे को ए प्रिंट करना है, अदरवाइज व्हाट आई हैव टू डू, इन एल्स केस आई हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी. ठीक है, ये चीज हमें करनी है. तो इसमें बेसिकली होता क्या है, आपके पास कुछ कंडीशंस होंगी, ठीक है, उन कंडीशंस के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स होंगी. अगर कंडीशन ट्रू है, इन दैट केस यू हैव टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स. इफ द कंडीशंस आर नॉट ट्रू तो आपको क्या करना है, जैसे अब यहाँ पे मान लो आपका ये था इफ ए इज लेस देन बी, कुछ ऐसा होता,
तो a इज लेस देन b, राइट, ये बोल रहा है कि a इज लेस देन b। आप क्या करोगे, जाके कंडीशन चेक करोगे कि क्या a b से छोटा है या नहीं है, बट यू कैन सी हियर दैट a इज ग्रेटर देन b, तो आपकी ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। मतलब आपको इफ की जो स्टेटमेंट्स है, इफ की कौन सी स्टेटमेंट्स है, दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ इफ, दैट इज प्रिंट a। तो अगर a is less than b, in that case you need to print a, but as this condition is false, we have to come to the else part and we need to execute the statements of the else part। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है b। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी तो हम सीधा else में आए और हमने b को प्रिंट कर दिया। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि a is equal to 4 and से b is equal to 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इफ, अब मेरे को इन दोनों का एडिशन चाहिए। ठीक है, कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं a प्लस बी करूँ तो इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो पहले a प्लस बी करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ये आपके पास कोई वेरिएबल है a, ये आपके पास कोई वेरिएबल है b, इसमें 5 स्टोर है, इसमें 4 स्टोर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इनका एडिशन चाहिए। ठीक है, एडिशन चाहिए होगा तो क्या करना है, मतलब आपको a प्लस बी करना है कि जो वेरिएबल a की जो वैल्यू है उसको ऐड कर देना है वेरिएबल b की वैल्यू में, एंड देन यू नीड टू स्टोर इट समवेयर। क्योंकि अगर a प्लस बी कर दिया, मान लो आप प्रिंट कर दोगे तो 9 प्रिंट हो जाएगा, पर जैसा हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि वो 9 स्टोर कहाँ करोगे। If you need to store that 9 somewhere, you have to store this entire thing inside a variable again। ठीक है, तो अब इसको फिर से किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। Let's say that variable is c। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि a में 5 है, b में 4 है, और एक वेरिएबल मैंने बनाया c जिसमें मैं a और b का एडिशन मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, अब ये जो स्टोरेज वाली थिंग होती है क्या होती है, देखो इस चीज को आप कैसे लिखते हो, a इक्वल्स 5 है ना, इस चीज को कैसे लिखते हो, b इक्वल्स 4, तो इस चीज को कैसे लिखोगे, वेरिएबल का नाम यहाँ पे a था, यहाँ पे क्या वेरिएबल का नाम c। ठीक है, तो यहाँ पे a लिखा था, यहाँ पे c लिख दिया, आफ्टर दैट यू हैव एन इक्वल साइन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या थी 5, इसकी वैल्यू क्या है a प्लस बी, तो एज इट इज यहाँ पे लिख दो, है ना। इससे क्या हुआ कि a और b का एडिशन c में जाके स्टोर हो गया। सो दिस इक्वल्स इज एक्चुअली योर असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, कि जो भी आपका राइट हैंड साइड पे जो भी आप चीज लिखोगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल है तो वो जो वैल्यू जो आपने राइट हैंड साइड में लिखी है वो जाके उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। फाइन, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि a और b का जो एडिशन है इफ दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये तो आपका इक्वल्स, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब आपका जो एक्चुअली जो इक्वल्स होता है वो क्या होता है, अब मेरे को अगर कंपेयर करना है दो चीजों को, आई वांट टू चेक इफ c इज इक्वल टू 10। तो ये तो हमें पता लग गया कि ये इक्वल्स तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इस इक्वल्स का मतलब तो ये हो जाएगा कि आपने c में जाके 10 रख दिया। तो पाइथन में क्या होता है, अगर आपको कोई भी दो चीजें कंपेयर करनी है, सो फॉर दैट कंपैरिजन पर्पस यू हैव डबल इक्वल्स। जो आपने नॉर्मल मैथ्स में जो इक्वल्स अभी तक पढ़ा था, प्रोग्रामिंग में उस इक्वल्स का मतलब होता है असाइनमेंट, कि जो राइट हैंड साइड में जो भी चीज आपने स्टोर किया वो जाके लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर कर दो, है ना। अगर कंपेयर करनी है दो चीजें तो उसके लिए यू विल बी यूजिंग डबल इक्वल्स हियर। तो अगर आपको c की वैल्यू कंपेयर करनी थी, c की वैल्यू क्या थी, यू हैड डन c इक्वल्स a प्लस b, मतलब अगर मैं इसका कोड लिखूं तो a में वैल्यू स्टोर थी 5, b में वैल्यू स्टोर थी 4, c में आपने वैल्यू स्टोर कर दी थी a प्लस b, राइट। इतनी चीज तो हमने देख ली। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है c इज इक्वल टू 10, कि c में जो वैल्यू स्टोर है अगर वो 10 के इक्वल है या नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू, इफ यूज करोगे ना, अगर कंडीशन है c इक्वल्स 10, मतलब अगर c इज इक्वल टू 10, इन दैट केस यू हैव टू डू समथिंग। मींस आपने कंडीशन दे दी कि अगर c 10 के इक्वल है तो ही मेरे को ये चीज करनी है। तो अगर वो कंडीशन अगर आपको फुलफिल करानी है, तो फॉर दैट यू हैव टू यूज द इफ कंडीशन, देन c डबल इक्वल्स 10। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, अगर आपने कर दिया c डबल इक्वल्स 10, इसका मतलब है कि आप कंपेयर कर रहे हो कि c की वैल्यू जो है अगर वो 10 के इक्वल है तो हमें कुछ करना है। लेट्स से आई एम सेइंग दैट यू नीड टू प्रिंट यस इट इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर 10 के इक्वल नहीं है तो क्या करोगे, एल्स पार्ट में आओगे, कि अगर इफ की कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स पार्ट में आके क्या आपको प्रिंट कराना है। लेट्स से आई वांट टू प्रिंट नो इट्स नॉट 10। ठीक है, मान लो हमें ये चीज करनी है,
तो अब देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ए में 5 स्टोर था, बी में 4 स्टोर था, सी में क्या स्टोर होगा, a प्लस बी, मतलब सी में आपके पास 9 स्टोर है। ठीक है, अब आपने कंपेयर किया इफ सी इज इक्वल टू 10, तो क्या सी 10 के इक्वल है, सी में क्या वैल्यू है, सी में तो 9 वैल्यू जो कि 10 के इक्वल नहीं है, मींस दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो आपको इसके अंदर नहीं जाना, इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करना। इन दैट केस यू हैव टू कम टू द एल्स पार्ट। तो इफ तो आपका रॉन्ग हो गया यहाँ पे, नाउ विल कम टू द एल्स पार्ट। एल्स में कोई कंडीशन हम नहीं देते, ठीक है, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जो भी लिखा है ना वो एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो इफ की कंडीशन फॉल्स थी, एल्स में आया कोई कंडीशन है नहीं, तो सीधा एल्स के अंदर जाओ एंड यू हैव टू प्रिंट नो इट्स नॉट 10 एंड दिस विल बी योर आउटपुट आल्सो, फाइन। सो आई जस्ट होप दिस पार्ट इज क्लियर। ओके, तो अब हम इसके बाद सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स हम कैसे लिखते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट इफ, देन यू हैव टू राइट हियर कंडीशन, ठीक है, उसके बाद आपको कोलन लगाना होता है। इफ गिव अ स्पेस, राइट कंडीशन, देन पुट अ कोलन, एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन यू हैव टू प्रिंट, लाइक यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स बेसिकली, जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे डाल देनी है। This will be the space for the statements. Then you need to come to the else part. Else में कोई भी conditions नहीं डालनी होती, so you have to put a colon after that. ठीक है, जैसे if में लास्ट में colon डाला है वैसे ही else में भी जाके लास्ट में आपको colon डालना है। अब else की भी कुछ statements होंगी जो कि आपको इस colon के बाहर आने के बाद, मतलब नेक्स्ट लाइन में आके जब आप इससे बाहर आ जाओगे, then you have to write here statements. ये और ये statements सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनती, वरना कंडीशन ही क्यों चेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका सिंटेक्स होता है इफ एल्स का। पहले इफ लिखो, जो भी कंडीशन डाली है कंडीशन डालो, उसके अंदर जाकर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करो, अगर कंडीशन ट्रू है तो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में आओ और आके जो एल्स की स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो इसका एक बार हम एक कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा a इक्वल्स 5 b इक्वल्स 4, ठीक है। तो पहले तो मैं c इक्वल्स a प्लस b कर रही हूँ यहाँ पे, और प्रिंट करा लेते हैं c को कि 9 प्रिंट हुआ या नहीं हुआ। So the code is still running. Okay. So in the output you can see it is 9 here. ठीक है, आउटपुट में आपको 9 मिल गया। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट c मैंने हटा दिया एंड आई एम जस्ट यूजिंग द इफ कंडीशन, इफ c इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इक्वल्स के लिए क्या यूज किया, डबल इक्वल्स। रिमेंबर, अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आप इक्वल्स यूज कर रहे हो उसके लिए आपको डबल इक्वल्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल इक्वल्स इन पाइथन इन प्रोग्रामिंग मींस असाइनमेंट, जो भी राइट हैंड साइड पे होगा वो लेफ्ट में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम सेइंग इफ c इज इक्वल टू 10, so what you have to do, you just need to print yes it is 10, then you need to come to the else part and put a colon and then again print no it's not 10, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कोड में जो है, जब मैंने if की जो स्टेटमेंट्स लिखी है, ये मेरी 5th लाइन है, ठीक है, इसमें मैंने लिखा है if की स्टेटमेंट्स दैट इज प्रिंट yes it is 10, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे कुछ स्पेस है, अगर आप इफ को देखोगे और एल्स को देखोगे इनका अलाइनमेंट सेम है, लेकिन इस केस में 5th लाइन में यहाँ पे कुछ स्पेस है, फिर 7th में भी कुछ स्पेस है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, मतलब इफ की स्टेटमेंट्स लिखी या फिर एल्स की स्टेटमेंट लिखी, इवन अगर आप लूप्स में भी जाओगे वहां पे भी अगर आप स्टेटमेंट्स लिखोगे, तो ये जो स्पेस है आपको मेंटेन रखना पड़ता है इसको, ताकि आपके कोड को पता लग जाए, जब ये रन कर रहा है आपकी मशीन को पता लग जाए कि ये जो स्टेटमेंट है ये एल्स का पार्ट है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही स्टेटमेंट होगी। मान लो मैंने एक और स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दी, प्रिंट हाइट, मैंने सिर्फ हाइट डाला इसके अंदर, ठीक है। अब एक तो ऑप्शन है कि आप इन दोनों को ही एल्स का पार्ट बना दो, कि मेरे एल्स में 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन कैन बी कि ये जो है आपका एल्स का पार्ट नहीं है, मतलब क्या होगा यहाँ पे कि इफ चेक किया, इफ c इज इक्वल टू 10, अगर नहीं है तो एल्स में आया,
एल्स की भी एक ही स्टेटमेंट है। ये जो प्रिंट हाई है ये तो हर बार होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि अगर एल्स में आएगा तो ही होगा। इसको रन करके देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज। देखो इस केस में क्या होना चाहिए, c इज इक्वल टू a प्लस बी, सी की वैल्यू 9 है, तो अगर c की वैल्यू 10 के इक्वल है जो कि नहीं है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिंटिंग नो इट्स नॉट 10 एंड देन वी आर प्रिंटिंग हाई, ठीक है। तो एल्स की दो स्टेटमेंट्स है, दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगी, नो इट्स नॉट 10 एंड हाई, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने यहाँ पे बोला कि c की वैल्यू इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या 9 की इक्वल है, यस इट इज इक्वल टू 9। मैंने यहाँ पे c इक्वल्स 9 कर दिया। तो इस केस में आपका इफ ट्रू है तो वो एल्स पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी पहली एक कंडीशन ट्रू मिल चुकी है आपको, तो उसके बाद की आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो अगर इस कोड को रन करेंगे तो आपको सिर्फ ये मिलेगा यस इट इज 10, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इफ c इक्वल्स 9 को एज इट इज रखते हैं, प्रिंट हाई को मैं ले आई, जितना भी इससे पहले स्पेस था मैंने वो सारा स्पेस रिमूव कर दिया और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई, ठीक है। अब कोड रन करके देखते हैं। Now in the output what you can see print yes it is 10 and then print high also, मतलब ये दोनों चीजें आपकी एग्जीक्यूट हुई हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले से चेक किया if c is equal to 9, so as you know that c is equal to 9, तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है that is yes it is 10, वो तो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब else पे तो नहीं जाएगा क्योंकि ये जो आपकी कंडीशन थी ये ट्रू थी, तो अगर ये कंडीशन सही है तो else पे नहीं जाना, ठीक है। अब एल्स की कितनी स्टेटमेंट्स थी, जो भी स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन एल्स की सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है क्योंकि एक ही स्टेटमेंट से पहले स्पेस था, ठीक है। नाउ इन द 8th लाइन इट इज प्रिंट हाई, जो कि ना इफ का पार्ट है ना एल्स का पार्ट है, तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। आपने अपने कोड में एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया तो वो आपको एग्जीक्यूट करनी ही पड़ेगी यहाँ पे, राइट। सो दिस इज हाउ वी राइट इट, फाइन। तो इसलिए आपका आउटपुट ये आ रहा है येस इट इज 10 एंड देन हाई। ये तो बात हो गई जब दो ही कंडीशंस है ना। व्हाट इफ यू हैव मोर देन 2 कंडीशंस, सो जब 2 कंडीशंस है तो इफ और एल्स से आपका काम चल गया है ना। अब मान लो आपके पास 3 या फिर 4 या फिर 5 कंडीशंस है, तो उसके लिए इफ हमेशा जो भी आपकी मतलब ब्लॉक जो स्टार्ट होगा कंडीशनल प्रोग्रामिंग का, हमेशा इफ से ही स्टार्ट होगा, और एल्स सिर्फ आप एक ही बार यूज कर सकते हो। इफ भी कोड में सिर्फ एक बार आएगा, एल्स भी एक ही बार आएगा। अब जो बाकी अगर 5 कंडीशंस अगर आपको चाहिए तो बाकी 3 कंडीशंस कैसे लिखोगे, उसके लिए आपके पास होता है एलिफ, ठीक है, इट इज ELIF, ठीक है। एलिफ में जाके आप वो चीजें लिख सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 5, ठीक है। Now I'm saying that if a is equal to b, चलो सबसे पहले हम ये रख लेते हैं ओके तो मैंने सबसे पहले रख लिया यहाँ पे दैट इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल आपने लिख दिया प्रिंट a, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ मेरे को चेक कर रहा है इफ a इज इक्वल टू b, तो मैं वो एलिफ में लिख रही हूँ एलिफ दैट इज एल्स इफ। इसका मतलब बेसिकली होता है एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ a इज इक्वल टू b, इक्वल्स के लिए जैसे मैंने बताया विल बी यूजिंग डबल इक्वल्स, राइट। तो से इस केस में मैं प्रिंट कर रही हूँ दैट a is equal to b, ठीक है। and then in the else what I'm doing is I'm again printing b। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 है। इससे चेक किया इफ a is greater than b, क्या a b से बड़ा है, no it is equal to b, right। so this condition is false means you have to skip the if part। ये जो आपका कैंसिल हो चुका है, एलिफ पे आओगे, एलिफ में आके फिर से कंडीशन देनी है। सिर्फ एल्स ही ऐसा है जिसमें कंडीशन नहीं देनी, बाकी सब में कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ यू हैव इफ a इज इक्वल टू b, तो क्या आपका a b के इक्वल है, यस इट इज इक्वल टू b। तो इसकी जो स्टेटमेंट है उसको जाके एग्जीक्यूट कर दो दैट इज a इज इक्वल टू b, तो ये चीज प्रिंट हो जाएगी। एल्स पे नहीं जाएगा क्योंकि एक कंडीशन एल्स से पहले आपको ट्रू मिल चुकी है, राइट। तो ये चीज हम ऐसे करते हैं अगर 2 से ज्यादा कंडीशन आ जाए। तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज the syntax goes like if then condition, let's name it as condition 1, ठीक है। इसमें जाके इसकी कुछ स्टेटमेंट्स होंगी आफ्टर सम स्पेस, ठीक है। फिर एलिफ में जाओगे, इसमें जाके आपने कंडीशन 2 डाल दी,
ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। देन यू हैव एल्स एंड देन अगेन यू कैन इंक्लूड द स्टेटमेंट्स ऑफ एल्स। ठीक है, ये था जब 3 कंडीशंस। अगर 4 कंडीशन हुई तो क्या करोगे, एक और एलिफ यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, एलिफ कंडीशन 3। ठीक है, और इसके अंदर जाके इसकी स्टेटमेंट्स डालनी पड़ेंगी। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब इतना है कि आप एक ब्लॉक में एक ही बार एफ यूज कर सकते हैं, दैट इज इन द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, एक ही बार एल्स यूज कर सकते हैं, दैट इज इन द वेरी एंड। इसके बीच में अगर कितनी भी स्टेटमेंट्स आपको ऐड करनी है, यू हैव टू यूज एलिफ फॉर दैट। ठीक है, अब आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं। एक तो आप ये कर सकते हो कि इफ से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, इफ कंडीशन 1 डाली और इसकी स्टेटमेंट्स ऐड कर दी। ठीक है, अब आपका कोड क्या, आपका इफ एल्स ब्लॉक इतना ही हो सकता है, यस इट कैन बी दिस मच ओनली, एल्स इंक्लूड करना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि आपने इफ से स्टार्ट किया, दिस इज योर इफ कंडीशन 1, देन योर स्टेटमेंट 1, और आपने एल्स में जाके इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, दिस इज योर स्टेटमेंट 2। व्हाट कैन बी द थर्ड ऑप्शन कि आप इफ में गए, इफ में जाके आपने वही कंडीशन 1 लिया, इसकी स्टेटमेंट 1, then you have elif, then you have condition 2, इसकी statement 2, and you can have any number of elifs inside it, and then in the end you have added a else। ठीक है, और ये आपकी जो भी स्टेटमेंट नंबर है वो आपने यहाँ पे डाल दिया। What can be the fourth option? आपने if से स्टार्ट किया, ठीक है, कंडीशन 1 डाली, इसके अंदर स्टेटमेंट 1 डाल दिया, अब एलिफ किया, ठीक है, इसमें C2 डाला, इसका S2 आ गया। अब कितने भी एलिफ यहाँ पे, एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू ऐड एल्स इन द एंड। ठीक है, एलिफ पे भी वो चीज खत्म हो सकती है, एक एलिफ पे भी हो सकती है, 3 पे भी, 4 पे भी, 10 पे भी, 50 पे भी, कितने भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यही है पॉसिबल ऑप्शंस जो कि आप यूज कर सकते हैं इफ एंड एल्स के केस में। या तो सिर्फ इफ लिख लो, इफ से तो स्टार्ट करना ही करना है, अगर इफ एल्स पे आए तो इफ तो इंक्लूड करना ही करना है, देन एलिफ और एल्स आप इस तरीके से यूज कर सकते हो बेसिस ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, एल्स पे अगर आ गए तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। तो एक बार एलिफ के साथ भी एक कोड लिख के देख लेते हैं। So I'm inserting a new code segment here. So it is a equals 5, b equals 5. Then I'm doing if a is equal to b, if a is greater than b. So I want to print a. And if a is equal to b, then we have to print b. यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं yes it is equal। ठीक है, then in the end, in the else part I'm doing print b। तो क्या होगा इस केस में आउटपुट, a और b इक्वल है तो एलिफ में आके ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। इसकी स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट yes it is equal, तो yes it is equal will be your output। ठीक है, I just hope everything till here is clear। Now after this what we have to do is, okay, now we need to start with the loops। ठीक है, conditions आपकी यही थी, these were your conditional statements। now we need to start with loops। तो loops क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में, वही चीजें, कंडीशंस के अराउंड ही चीजें रिवॉल्व करती हैं इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, आपको कंडीशंस देनी पड़ती है, अगर कंडीशन फुलफिल हुई तो आपको कुछ आउटपुट मिल जाएगा, अगर वो ट्रू हुई तो, अगर फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाइल लूप ही ले लेते हैं, फॉर लूप से पहले हम व्हाइल लूप देख लेते हैं। लूप क्या होता है बेसिकली, ये मैंने बोल दिया, इज दिस अ लूप, राइट, कोई भी चीज है वो रिवॉल्व कर रही है एक ही चीज के अराउंड, वो आपका लूप क्रिएट हो जाएगा। राइट, नाउ यू नीड टू ब्रेक दिस लूप। कहीं पे ये चीज अगर आपको ब्रेक करनी है तो उसके लिए आप कंडीशन डाल सकते हो ना, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मैं a की वैल्यू स्टार्ट कर रही हूँ 4 से, एंड आई वांट टू ब्रेक एट द पॉइंट व्हेन a विल बिकम इक्वल टू 50। कंडीशन क्या डाली, a इक्वल्स 4, तो कंडीशन से पहले ही हो गया जो भी होना था। ठीक है, कंडीशन क्या डाली, दैट a शुड बी इक्वल टू 50, एट दैट टाइम आई वांट टू स्टॉप। राइट, सो फॉर दैट लेट्स सी हाउ वी कैन यूज द व्हाइल लूप। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि a इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखते हो व्हाइल
A is let's say it is not you don't know not equals right now, so हम not equals skip कर देते हैं अभी के लिए, ये चीज हम बाद में देखेंगे। तो मैंने बोल दिया if A is let's say it is less than 50, ठीक है, वही चीज है, फिर से while के बाद जाके कंडीशन डाल दी that if A is less than 50। तो आपको क्या करना है, हर बार A की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है ना। आपको कब रुकना है, जब A की वैल्यू 50 के पास आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर A की वैल्यू 4 से स्टार्ट हो रही है, मतलब किसी से भी अगर A की वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो 50 पे आके वो वैल्यू रुक जाए, और हर बार मेरे को क्या करना है, वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है। तो पहले ये इंक्रीमेंट वाली चीज देखते हैं, इंक्रीमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इंक्रीमेंट मींस कि अगर A के अंदर ये एक वेरिएबल है A जिसके अंदर वैल्यू 4 स्टोर है, तो मेरे को ये इंक्रीमेंट करके 5 बनाना है। क्या करोगे, +1 करना है इसके अंदर, राइट। तो मतलब क्या कर रहे हो आप, A+1 है ना, A+1 आप कर रहे हो। इस A+1 को किस में स्टोर करना है, पहले A4 था, मेरे को A5 बनाना है। मैं क्या चाहती हूँ, दैट दिस शुड बी माय A नाउ। व्हाट इज 5? 5 इज A+1, ठीक है। और किसके अंदर स्टोर कर रहे हो, A के अंदर ही स्टोर कर रहे हो। तो क्या कर रहे हैं, A इक्वल्स A+1। फिर से देख लेते हैं इस चीज को। दिस इज माय वेरिएबल A दैट कंटेन्स 4 इनसाइड इट, ठीक है। आई नीड टू चेंज दिस A टू 5, ठीक है। ये मेरा A जो 4 था पहले, आई वांट टू चेंज दिस A टू 5। कैसे चेंज कर सकते हो, अगर A की वैल्यू 4 थी, अगर उसको 5 में चेंज करना है तो क्या कर सकते हो, जो भी वैल्यू इसके अंदर थी इसके अंदर 1 ऐड कर दो। तो मैं बोल रही हूँ कि जो वैल्यू A के अंदर थी, द वैल्यू ऑफ A +1, राइट, दैट विल बी इक्वल टू 5, फाइन। एंड देन यू नीड टू स्टोर इट अगेन इनसाइड A। सो कुछ ऐसा बन गया ना कि आपका A था, इसके अंदर आपने A+1 स्टोर कर दिया। So now what you have to do is you just need to write it like this. इसको ऐसे लिखोगे A equals 4, तो इसको ऐसे लिखोगे, this is A, so write A here, then equals here, then the value of A, that is 4 in this case, and in this case it is A+1। तो अगर आप ये चीज करोगे ना, A equals A+1, तो उससे A की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे अगर आपने ये चीज कर दी A equals A-1, तो उससे A की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैंने कर दिया A equals A+4, तो A की वैल्यू 4 से इंक्रीज हो जाएगी, राइट। So the addition of some number inside a given variable is actually called incrementing the value of that variable, right? This is increment, and decreasing that value means decrementing that variable, so it is called decrement, right? Increment, decrement. Increment means to increase the value, decrement means to decrease the value, फाइन। तो अब वापस वाइल लूप पे आ जाते हैं। मैंने बोला था कि A की वैल्यू 4 है और मेरे को A की वैल्यू 1 से तब तक इंक्रीज करते रहना है जब तक कि A 50 ना हो जाए, राइट। सो मैंने बोला कि वाइल A इज लेस देन 50, तब तक मैं A की वैल्यू को A से 1 से इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज माय A नाउ दैट कंटेन्स 4 इनसाइड इट। नाउ आई एम कमिंग इनसाइड द वाइल लूप। मैंने चेक किया while A is less than 50, so is your A less than 50? तो आप जाओगे A की वैल्यू को चेक करोगे कि क्या A less than 50 है या नहीं है। so this condition is true, right? ये जो कंडीशन है सही है ना, ये स्टेटमेंट 4 is less than 50। तो अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको जाके एग्जीक्यूट कर दो। इसके अंदर क्या स्टेटमेंट्स है, इट इज A equals A+1, मतलब A की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो। so now your A will become equal to 5, ठीक है। अब क्या करना है, इफ के केस में तो आप सीधा नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हो। लूप के केस में क्या करना है, अगर कंडीशन ट्रू थी, अगर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की है, तो वापस जाना है व्हाइल लूप में ही, फिर से जाके कंडीशन को चेक करोगे इफ A इज लेस देन 50। इज योर A लेस देन 50? A की वैल्यू तो 5 है, अभी भी 50 से छोटा ही है। फिर से क्या करना है, A इज इक्वल टू A+1, तो A की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है 1 से, दैट इज इट विल बिकम इक्वल टू 6, ठीक है। फिर से कंडीशन ट्रू थी, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई है, तो वापस से व्हाइल लूप में जाओगे, A को चेक करोगे, इफ इट इज लेस देन 50, तो 6 अभी भी 50 से छोटा ही है, तो A की वैल्यू 7 हो जाएगी। ऐसे फिर 8 होएगी, 9 होएगी, जब A की वैल्यू 49 हो जाएगी, ठीक है। 7, 8, 9 ये तो सब 50 से छोटे हैं, तो हर बार एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। When A will become equal to 49, in that case what will happen? See, you will compare if A is less than 50, तो 49 है ना, A अभी भी छोटा ही है, तो while लूप के अंदर आएगा, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप एग्जीक्यूट करोगे। So the statement is again to increase the value of A by 1, so you have to increase this 49 to 50, ठीक है। A will become equal to 50।
अब स्टेटमेंट ट्रू थी, कंडीशन ट्रू थी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, वापस तो जाओगे व्हाइल लूप पे, चेक करोगे इफ a is less than 50. Is your a less than 50 now? No, a is equal to 50, right? So at that point you have to stop and you need to come out of the while loop. Fine. तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले आपने while loop लगाया, ठीक है, while loop में आके आपके पास कोई कंडीशन होती है. Now if this condition is true, ठीक है, इस केस में क्या करोगे? You have to execute the statements. ठीक है, और ये करने के बाद वापस से क्या करोगे? कंडीशन पे चले जाओगे. अगर कंडीशन फॉल्स है, इन दैट केस यू हैव टू एग्जिट द व्हाइल लूप. यही कर रहे हैं ना हम. व्हाइल में आके कंडीशन दे दी, कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, वापस से कंडीशन चेक करो. ठीक है, फिर से ट्रू है, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, वापस से कंडीशन पे आ जाओ. अगर कंडीशन फॉल्स है देन जस्ट एग्जिट द व्हाइल लूप, कम आउट ऑफ द व्हाइल लूप, राइट. तो इसका हम कोड लिख लेते हैं. So I'm inserting a new code segment here. I'm saying that a is equal to 4. Then I'm checking while a is less than 50. So I'm doing a equals a plus 1. ठीक है, फिर से अगर आप देखोगे तो while loop के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो फिर से कुछ स्पेस के बाद ही हैं, राइट. इन द थर्ड लाइन यू कैन सी दिस थिंग. ये स्पेस के बाद क्यों है? क्योंकि अगर हो सकता है ना while loop में आपने 10 स्टेटमेंट्स डाल दी और आपने अगर वो बिना स्पेस के डाली तो while loop को कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी स्टेटमेंट्स थी, राइट. तो जस्ट टू मेक श्योर दिस थिंग दैट दीज आर द स्टेटमेंट्स कंटेन्ड इनसाइड योर लूप, यू हैव टू प्रोवाइड द स्पेस. फाइन. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द लूप कैसे आओगे? अगर लूप के अंदर रहना है, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स अगर डालनी है तो स्पेस देना पड़ेगा. अब अगर लूप के अंदर नहीं रहना तो स्पेस हटा दो सिंपली, राइट. देन आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ a. So can you tell me the output for this code? I'm doing this thing. A is equal to 4. Then while a is less than 50, I'm doing a equals a plus 1. Then after coming out of the loop, I'm printing the value of a. So what will be the value of a? Put it in comments. What will be the value of a? What will be the output for that code? What I'm doing here is I'm taking the value of a as 4. Then I'm checking the condition if a is less than 50. And I'm doing a equals a plus 1 every time. a को आप 1 से बढ़ाते जा रहे हो. कब तक बढ़ाते जा रहे हो? जब तक कि आपका a 50 से छोटा है. जब a 50 के इक्वल हो जाएगा तो आप while loop से बाहर आ जाओगे and you have to print the value of a. So I'm just asking you that what will be the output there? Just put it in comments. What will be the output? Okay, so अभी तक comments में कोई reply नहीं आया इसका. So I'm telling you the answer for this. You can try it after it. तो इसमें होगा क्या? a की वैल्यू 4 थी, ठीक है, आपने चेक किया if a is less than 50. आप तब तक a को बढ़ाते जा रहे हो. आपने a को कब तक इंक्रीज किया? जब तक कि a की वैल्यू 50 के इक्वल नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही a 50 के इक्वल होगा ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी. Then when you come to the print part, when you will do print a, in this case what will happen? It will just print the value of a. तो a की वैल्यू फाइनली क्या थी? 50. तो 50 should be the output. So let's run the code and let's see if 50 is the output or not. Right? So you can see the output here. It is 50. This is the output, right? So I just hope this part is clear.
वाइल लूप आप खुद से भी मतलब कोई भी एक बेसिक से एग्जांपल लेके एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। अब हम फोर लूप डिस्कस कर लेते हैं। फिर से वही चीज है, लूप ही है, तो लूप में मतलब क्या होगा भाई, मतलब अगर आप लूप यूज कर रहे हैं फिर से वही चीज आएगी जो वाइल में हुआ था, बस लूप का नाम अलग है, यहाँ पे फोर था वहां पे वाइल था, ठीक है, तो मतलब उसका कुछ सिंटेक्स डिफरेंट होगा। तो हम लोग एक बार वाइल को और इसको कंपेयर करके ही समझने का ट्राई करते हैं। सो आई हैव डन a equals 4, then while and a less than 50, then I'm doing a equals a plus 1 and then I'm printing the value of a, ठीक है। सो फोर लूप में क्या करना है, ऑब्वियसली ये जो नाम होगा ये चेंज हो जाएगा, आपका वाइल से आपका फोर हो जाएगा, ठीक है। सो इन फोर लूप यू राइट इट लाइक दिस, फोर देन द वेरिएबल नेम a इन रेंज, a कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, a जा रहा है 4 से लेके 50 तक, है ना। सो इट इज फ्रॉम 4 to 50 and then what you are doing is you are increasing the value of a by 1। तो फोर लूप इस चीज को ऑटोमेटिकली कर देते हैं। When you write it like this ना, for a in range 4 to 50, तो आपकी a की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी जैसे यहाँ हो रही थी, ठीक है, 50 तक जाएगी, लेकिन आपको इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि फोर लूप इस चीज को खुद हैंडल करता है। जब भी आप दोबारा फोर लूप पे आओगे ना, तो ये जो वेरिएबल जो आप यहाँ पे लिखोगे इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज करके ही लाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसके अंदर प्रिंट a कर दिया तो क्या होगा, फोर लूप के अंदर प्रिंट है, यहाँ पे वाइल लूप से बाहर आने के बाद प्रिंट है था, यहाँ पे फोर लूप के अंदर है, मतलब सबसे पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी, सबसे पहले a की वैल्यू होगी 4, ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई होगी 5 हो गई होगी, फिर से प्रिंट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि फोर लूप के अंदर है वो चीज, देन 5 देन 6 देन 7 एंड सो ऑन टिल 50, है ना, ये चीज होनी चाहिए। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स लाइक दैट और नॉट। तो सबसे पहले तो वाइल में ही हम एक चेंज करके देखते हैं। ये जो प्रिंट ए जो आपने वाइल से बाहर लिया था, मैंने इसको वाइल के अंदर कर दिया एंड लेट्स रन द कोड नाउ। So you can see the output here. It is starting from 5 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे आप वाइल लूप में एंटर कर रहे हो ना, आपने पहले a की वैल्यू बढ़ाई है 1 से, उसके बाद आपने उसको प्रिंट किया है। तो a की वैल्यू 4 थी, पहले उसको 5 किया, उसके बाद प्रिंट किया, इसलिए 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड देन इट इज गोइंग टिल 50। The last value here is 50. Now I'm writing the same code using the for loop. So I have to write for a in range, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 4 से लेके 50 तक जाना है, then put a colon and in the next line you have to do print a। Let's see if we have the same output or not। तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट हुआ है। 4 से क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उस केस में क्या कर रहे थे, आपने खुद ने a equals a plus 1 हैंडल किया है, राइट, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चीज हैंडल हुई है। तो पहले आपका प्रिंट a एग्जीक्यूट हुआ है, तो a की वैल्यू इनिशियली 4 थी जो कि यहाँ पे प्रिंट हो गई, उसके बाद a की वैल्यू 1 से बढ़ी है जो कि ऑटोमेटिकली हैंडल हो रही है ये चीज फोर लूप के अंदर, राइट, इसलिए 4 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल गो टिल 50, राइट। तो देख लेते हैं 50 तक जा रहा है या नहीं। नाउ इट इज गोइंग टिल 49 ओनली। तो 49 तक ये क्यों गया, जब a की वैल्यू 49 हुई होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, से माय से द वैल्यू ऑफ a इज 49, तो आपने यहाँ पे चेक किया फॉर a इन रेंज 4,50, राइट, तो आप फिर से यहाँ पे चेक करोगे, ये क्या करेगा, अपर रेंज तक नहीं जाता, अपर रेंज -1 तक जाते हैं, ठीक है, 49 तक ही जाएगा। जब a की वैल्यू 50 हो गई होगी, जब आपकी a की वैल्यू 49 थी, आपने प्रिंट कर दिया उसको, ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, हुआ होगा a की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई होगी, तो a की वैल्यू आपकी 50 हो गई होगी। अब जब ये वापस फोर लूप में जाएगा तो ये देखेगा कि a इज इक्वल टू 50 नाउ, ये जो अपर रेंज है इसके इक्वल हो गया। तो इस केस में क्या करना है, क्या अंदर जाना है लूप के, नहीं, वी हैव टू कम आउट ऑफ द लूप। तो जब a की वैल्यू 50 हुई तो प्रिंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो प्रिंट होगा ही कैसे, राइट। Let me give a brief again for for loop. So basically what we are doing here is, मतलब इसका सिंटेक्स ना कुछ ऐसे होता है, for, उसके बाद कोई भी आप वेरिएबल नेम ले लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे a ले लिया, इन रेंज, रेंज में आपको एक अपर रेंज लेनी होती है जहां से वेरिएबल की वैल्यू स्टार्ट होती है, और एक, सॉरी, फर्स्ट यू हैव टू टेक द लोअर रेंज, and
एंड देन यू नीड टू राइट द अपर रेंज हियर। ठीक है, तो आप मान लो आप जा रहे हो से फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो टिल 4, तो आपको अपर रेंज में क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गो टिल 5 देन टेक द अपर रेंज एज 6। मतलब जो भी अपर रेंज होगी ना -1 तक आपका लूप चलेगा। ठीक है, अपर रेंज -1 तक। तो इसलिए आपको एक वैल्यू हमेशा बढ़ा के लेनी पड़ती है एंड इसके अंदर इसके बाद आपको कोलन्स लगाने होते हैं। इसके अंदर आके आपको जो भी स्टेटमेंट्स इंक्लूड करने हैं, यू कैन इंक्लूड दो स्टेटमेंट्स ओवर हियर। ठीक है, स्पेस के बाद अगेन व्हाइल लूप में क्या कर रहे थे, व्हाइल लूप में क्या कर रहे थे, व्हाइल देन द कंडीशन एंड देन द स्टेटमेंट। ठीक है, इस केस में आपके जो भी वेरिएबल्स वगैरह थे वो व्हाइल लूप से बाहर ही हैंडल हो रहे थे, इसके अंदर आके आपको अलग से नहीं लेने थे वो, राइट। सो लेट्स डू एन एक्टिविटी नाउ। So what I want to do here is I want to print natural numbers in the range 1 to 10. 1 से लेके 10 तक मेरे को नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो लेट्स डू दिस। कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो फिर फॉर लूप से अगर करना है तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो फॉर लिखना ही पड़ेगा, है ना। फिर एक वेरिएबल ले लो, लेट्स से मैंने वेरिएबल इस बार ले लिया आई। ठीक है, किस रेंज में आपको जाना है, इन रेंज। एक लोअर रेंज डालोगे, एक अपर रेंज डालोगे। लोअर रेंज क्या होगा, 1। कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। मतलब क्या लिखोगे, 10 + 1। मैंने बताया ना अपर रेंज जो भी आपको लेनी है उसके अंदर 1 ऐड करके यहाँ पे डालना होता है। सो आई हैव टू राइट 11 ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद पुट कोलन्स एंड देन प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई इन द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग सम स्पेस। तो इससे क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई तो सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर आई ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीज हो गया होगा, फॉर लूप खुद से हैंडल कर लेगा उस चीज को। तो आई की वैल्यू 2 हो गई, अब आप 2 को प्रिंट कर दोगे, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, देन प्रिंट 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, 8, 9, 10। When I will become equal to 11, it will become equal to the upper range. Here you need to break the loop. तो 10 तक ही प्रिंट होके रह जाएगी वो चीज। ठीक है, सो दिस इज द कोड यूजिंग द फॉर लूप। अब व्हाइल लूप से कैसे करोगे, इसी चीज को मॉडिफाई करते हैं व्हाइल लूप के अंदर। तो वेरिएबल क्या लिया है, आई इक्वल्स 1 से स्टार्ट कर दिया, देन व्हाइल द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन 11, राइट। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई एंड देन यू नीड टू डू आई इक्वल्स आई प्लस 1, है ना। उसके बाद आप उसको इंक्रीज करोगे, क्योंकि फॉर लूप में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद वैल्यू इंक्रीज होती है, राइट। सो ये आपका कोड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आई 1 से स्टार्ट हुआ, ये चेक करेगा कि क्या आई लेस देन 11 है। सो आई इज लेस देन 11, so it will print I means 1 will be printed, then I will become equal to 2. Again it will go to the while loop, it will check if 2 is less than 11. So 2 is still less than 11, it will print 2, I will become equal to 3. फिर 3 को चेक करेगा less than 11 है या नहीं है। So as it is less than 11, so it will print 3 and then make I as 4. फिर 4 प्रिंट करेगा, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 तक कर दिया इसने प्रिंट। जैसे ही आपने 10 प्रिंट किया तो आई की वैल्यू करेगा आई इक्वल्स आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। वापस से जब लूप पे जाओगे तो चेक करोगे इफ आई इज लेस देन 11, सो इज योर आई लेस देन 11 नाउ, नो इट इज इक्वल टू 11, मींस यू हैव टू ब्रेक इट हियर एंड यू नीड टू कम आउट ऑफ द व्हाइल लूप। तो दोनों केसेस में ही आपका 1 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट हो जाने चाहिए। सो ये कोड हम लिख के भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले इसको व्हाइल लूप से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो आई एम राइटिंग आई इक्वल्स 1 while I is less than 11, then you are printing the value of I and you are doing I equals I plus 1. ठीक है, इस कोड को रन करके देखते हैं what will be the output here. So you can see the required output is there, right? 1 से लेके 10 तक आपके पास नंबर्स हैं। ये हमने किया था, यही वाला सेम कोड यहाँ पे मैंने लिखा है I equals 1, then while I is less than 11, then print I and I equals I plus 1. ये दोनों स्पेस के बाद है क्योंकि दोनों ही आपके while लूप की स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम करते हैं फॉर लूप से एग्जीक्यूट इसको।
So I'm inserting a new code segment. I have written for I in range 1, 11. In the next line, I'm just printing I equals I plus 1 automatically हो जाता है handle. So now let's run this code, and this is the output. The output is again from 1 to 10, right? तो दोनों से हमें सेम ही चीज मिली है. So I just hope the difference is clear, the basic difference. अब for loop में एक और भी चीज होती है, जैसे मैंने अभी क्या किया था, for I in range 1 to 11, right? And then you were printing the value of I. दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, मान लो मेरे को ना यहाँ पे लोअर रेंज नहीं देनी, तो अगर आप लोअर रेंज नहीं दोगे ना, मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स में 11 डाल दिया, तो ये अगर आपने सिर्फ एक ही वैल्यू डाली है ब्रैकेट में, तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होगा कि ये आपकी अपर रेंज ही है. अगर दो वैल्यू डाल दी तो पहले वाली लोअर रेंज है, दूसरे वाली अपर रेंज है. अगर एक ही वैल्यू डाली है तो अपर रेंज है वो जो वैल्यू जो आपने इंसर्ट की है. अब लोअर रेंज क्या होगी इस केस में, लोअर रेंज वुड बी 0 हमेशा, ठीक है, लोअर रेंज है वुड बी 0. तो अगर मैं यही कोड लिखती हूँ, I'm inserting a new code segment. I have written for I in range, and I have just written 11 inside the brackets. Then I'm printing the value of I. So what should be the output now? I की initial value क्या होगी, lower range क्या है 0, upper range is 11. तो 1 से 10 तक प्रिंट करने की बजाय 0 से 10 तक प्रिंट कर देगा, क्योंकि lower range now is 0, right? So let's run the code and let's see the output. So ये दोनों चीज कंपेयर कर लेते हैं. Okay. So in this case, what was the output? जब आपने I जो लिया था रेंज 1 to 11 लिया था, यहाँ पे आपने सिर्फ 11 लिया, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा था क्योंकि आपने लोअर रेंज 1 दे दिया था, तो 1 to 10 was the output, right? Now what is the output? क्योंकि आपने लोअर रेंज तो दी नहीं, तो ये 11 तो आपकी अपर रेंज हो गई, राइट? लोअर रेंज क्या है इस केस में, इट इज 0. तो अब क्या होगा, 0 से प्रिंट होना स्टार्ट होगा एंड इट विल गो टिल 10 अगेन, ठीक है. अगर मैंने यहाँ पे 12 डाल दिया तो क्या होगा, 0 से 11 तक प्रिंट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, सो आशीष, या आई नो दिस इज पाइथन, क्योंकि मशीन लर्निंग अगर आपको पढ़नी है उससे पहले आपके पाइथन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. So first I'm taking the concepts of Python. Once they'll be done, we'll start with machine learning. So in around 4 to 5 sessions will be completed with the Python part, the basics of Python. क्योंकि Python मतलब जैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मशीन लर्निंग में भी पाइथन यूज होगा. अब आपको अगर पता ही नहीं होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं या फिर ये सब चीजें, सो हाउ विल यू प्रोसीड इन दैट? आपको एरेज की जरूरत पड़ेगी, लिस्ट की जरूरत पड़ेगी पाइथन में, तो वो चीजें आपको numpy एरेज, लिस्ट एंड pandas एरेज, इनकी तो रिक्वायरमेंट होगी ही. तो उसके बिना हम मशीन लर्निंग में प्रोसीड कर ही नहीं सकते. दैट इज व्हाई आई एम कवरिंग पाइथन फर्स्ट इन 4 to 5 सेशंस, देन विल कंटिन्यू विद मशीन लर्निंग. तो एक बार इसका रिकैप ले लेते हैं. यहाँ पे आज हमने क्या किया है, सबसे पहले वी हैड डन कंडीशनल प्रोग्रामिंग. नाउ इन दिस हमने क्या पढ़ा है, इफ एल्स, और दूसरी चीज हम बोल सकते हैं वी हैड आल्सो डन एलिफ एल्स, राइट? उसके बाद हमने क्या किया है, वी हैड डन व्हाइल लूप्स, वी हैड डन फॉर लूप्स, एंड कुछ बहुत छोटे कॉन्सेप्ट्स थे. दैट इज फर्स्ट वन वाज हाउ टू इंक्रीमेंट द वैल्यू, then how to decrement the value. ये वो चीजें जो हम कर रहे थे, a equals a plus 1, राइट? अगर a equals a minus 1 कर दिया मतलब वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया, राइट? Then we had done assignment operator,
ये हमने पिछले क्लास में भी किया था, जो कि होता है सिंगल इक्वल्स. What is the equal sign? Equals is double equals. Alright. So these are the things that we have covered today. I just hope all these things are clear to you. So if you have any questions, any comments, like if you feel like any doubts, if you have, you can ask that in comment section after the workshop, right? I'll answer them there only. So I just hope everything is clear. Thank you so much. We'll be meeting tomorrow. The next workshop will be tomorrow.